जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटी के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय संविधान में नागरिकता का टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं। पिछला 2 लेक्चर नागरिकता पे हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। उसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने नागरिकता के कुछ सिद्धांतों को देखा था। नागरिकता क्या है, नागरिकता आवश्यक क्यों है, नागरिकता पर विवाद क्यों है विभिन्न देशों में, इन सब पॉइंट्स पे हम लोगों ने चर्चा किया था। दूसरे लेक्चर में भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में जो प्राविधान किया गया अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, उसका वर्णन हम लोगों ने देखा। किस अनुच्छेद में किस तरह से नागरिकता देने की बात की गई, ये दोनों लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 11 है उसमें भारतीय संसद को ये अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार नागरिकता पे अधिनियम बना सकती है और उसमें संशोधन कर सकती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जितने भी उपबंध किए गए थे वे उन लोगों के लिए था जिनका जन्म 1950 के पहले हो चुका था। जिनका जन्म 1950 के बाद हो रहा है, चाहे वो जन्म भारत में हो या भारत के बाहर विदेश में हो, वो लोग भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे, इस संबंध में हमारा संविधान मौन था। इसीलिए 1955 आते आते एक समस्या उत्पन्न हो गई कि भारत में लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए। इस संबंध में संविधान में कुछ लिखा ही नहीं था। तो संसद ने 1955 में अपने अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए, 11 की शक्तियों का उपयोग करते हुए एक अधिनियम पास किया। इसी अधिनियम को नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में नागरिकता के संबंध में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना भी नियम है, प्राविधान है, वो इसी अधिनियम में वर्णित है। हालांकि इस अधिनियम में अभी तक कई बार संशोधन भी किया जा चुका है। तो आज के क्लास में, ये लास्ट क्लास है नागरिकता का, इस क्लास में आज हम लोग यही देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के क्या प्राविधान किए गए हैं, समय समय पर इसमें क्या संशोधन किया गया और वर्तमान समय में इसका कौन सा रूप प्रचलित है, वर्तमान समय में नागरिकता के क्या प्राविधान इस समय भारत में है, इन सब का वर्णन इसी अधिनियम में है। तो इस अधिनियम के प्राविधानों को आज हम लोग समझते हैं। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव क्लास आपका चल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नागरिकता के संबंध में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं 1955 के अधिनियम में। सारे लोग जुड़ जाइए जल्दी से और हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहा जाता है। और समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए और जब इसमें संशोधन किया जाता है तो इसको कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें जब संशोधन होगा तो संशोधन को क्या कहा जाएगा, इस संशोधन को कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। और इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम को हम लोग शॉर्ट में CAA कहते हैं, CAA कहा जाता है इसको। तो अभी तक जो संशोधन हुए हैं, कई प्रकार के संशोधन हो चुके हैं। इसमें 1985 का संशोधन, 1986 का संशोधन, 1992 का संशोधन, 2003 का संशोधन, 2005 का संशोधन और 2019 का संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2019 वाला संशोधन तो अभी हाल ही में हुआ है। तो इन संशोधनों को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या व्यवस्थाएं की गई थी और संशोधित रूप इसका क्या सामने आता है। तो अब मूल रूप से नागरिकता अधिनियम की अगर बात की जाए तो संसद ने अपने अनुच्छेद 11 के शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिनियम का निर्माण किया।
और इस अधिनियम में कुल 5 प्रकार से नागरिकता देने का प्राविधान किया गया। अब ये 5 प्रकार के प्राविधान क्या हैं, इन्हीं के बारे में वन बाय वन हमको समझना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये 5 प्रकार से नागरिकता देने की बात क्या क्या की गई है। तो इसमें पहला जो तरीका बताया गया है नागरिकता का, इसमें जो पहला तरीका बताया गया है इसको कहा जाता है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता क्या कहता है ये कहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, भारतीय राज्य क्षेत्र में होता है, तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थल क्षेत्र भी आएगा, वायु क्षेत्र भी आएगा और जल क्षेत्र भी आएगा। तो भारत की सीमा चाहे स्थल सीमा हो, वायु सीमा हो या जल सीमा हो, अगर किसी बच्चे का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हो रहा है तो वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कहा गया इस पहले खंड में। इसको कहा जाता है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना। तो ये पहले खंड में कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में होगा तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। बस इतनी मूल बातें लिख करके छोड़ दी गई थी 1955 में। लगा कि मामला ठीक हो गया, इसी के आधार पे हम सबको नागरिकता मिली हुई है, हम सब का जन्म भारत में ही हुआ है और इस आधार पे हमको भारत की नागरिकता मिल जाती है। कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। समय बीतता गया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ एक समस्या शुरू हो गई। समस्या क्या था? समस्या ये था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है और वो घुसपैठिया है भारत में, और उसने आकर के भारत में किसी से विवाह कर लिया। या इस तरह का हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का निवासी है और भारत में भ्रमण पर आया है। माता पिता मान लीजिए अमेरिका के रहने वाले हैं, वो भारत भ्रमण पर आए हुए हैं, टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हैं, और उन्होंने क्या किया, भारत भ्रमण के दौरान उनके बच्चे का जन्म भारत में हो गया। तो ऐसे बच्चे को भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि ये साफ साफ कहता है कि जिसका भी जन्म भारत में होगा उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो माता पिता तो विदेशी हैं, अमेरिकन हैं, लेकिन उनका बच्चा भारत में जन्म ले लिया तो वह बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। तो एक समस्या शुरू हो गई। इस आधार पे बहुत सारे लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग विभिन्न उद्देश्यों से भारत में आते थे, उनके बच्चे का जन्म भारत में हो जाता था और बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती थी। अब इस समस्या का निजात पाने के लिए भारत की संसद ने 1986 में एक संशोधन किया। 1986 में एक संशोधन किया गया इसमें, और इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया। क्या क्लॉज जोड़ा गया? कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी अगर माँ बाप में से कोई भी भारतीय है तभी वो बच्चा भारत का नागरिक बनेगा, अगर उस बच्चे का जन्म भारत में होता है तो। और इस तरह से जो विदेशी भारत में आ रहे थे, माता पिता विदेशी थे, अगर उनके बच्चे का जन्म भारत में हो भी जाए फिर भी वो बच्चा भारत का नागरिक बनने का अधिकारी नहीं होगा। तो ये संशोधन किया गया 1986 में, और इसके माध्यम से इसको ठीक कर दिया गया कि बच्चे का जन्म बेशक भारत में हो रहा है, अगर जन्म के समय माँ बाप में से कोई भारतीय है तभी वो बच्चा भारत का नागरिक होगा, अन्यथा वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। तो ये संशोधन किया गया था 1986 में। फिर समय बीतता रहा, एक और संशोधन इसमें किया गया। 2003 में इसमें एक और संशोधन किया गया। क्या किया गया? कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो, किंतु
किंतु जोड़ दिया गया, नया क्लॉज 2003 में कहा गया किंतु उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत में घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, इलीगल फॉरेनर्स नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश का कोई घुसपैठिया भारत में आ गया, तो वो तो भारत में घुसपैठिया है, उसको तो नागरिकता मिलेगी नहीं, इलीगल तरीके से भारत में आया हुआ है। लेकिन वो भारत में आने के बाद किसी भारतीय से विवाह कर लेता है, महिला या पुरुष से, किसी भारतीय से विवाह कर लिया। अब इन दोनों के माध्यम से, जिससे विवाह किया वो और घुसपैठिया बांग्लादेश का, तो इन दोनों के माध्यम से जो बच्चा जन्म लेगा उसमें एक सदस्य, माँ या पिता, एक सदस्य तो भारतीय है, केवल एक ही सदस्य घुसपैठिया है। तो इस आधार पर उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक तो यही व्यवस्था थी कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा, यदि माता या पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। तो इस तरह से घुसपैठिए के बच्चे भी भारत के नागरिक बन जा रहे थे। उस पीढ़ी को तो नागरिकता नहीं मिली जो घुसपैठ करके आया था, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को भारत का नागरिक बनाने में कामयाब हो जा रहे थे ऐसे लोग। तो इन्हीं पर रोक लगाने के लिए 2003 में एक संशोधन कर दिया गया। कहा गया कि अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो, किंतु माता या पिता में से कोई भी भारत में घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो ये दो संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं इसमें, तो इसको आपको याद रखना है। ये पहला तरीका है नागरिकता अधिनियम 1955 का, नागरिकता देने का, जन्म के आधार पर नागरिकता। तो ये पहला हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया गया है? दूसरे को कहा जाता है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। ये खंड क्या कहता है? ये दूसरा तरीका है नागरिकता देने का। इसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, किसी दूसरे देश में होता है, तो भी वह बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारतीय हो। यानी अगर किसी बच्चे का पिता भारतीय है तो वह बच्चा दुनिया के किसी भी देश में जन्म ले, उसको, उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी इस खंड के अनुसार। यही है वंश के आधार पर नागरिकता। यह साफ साफ कहता है कि किसी भी बच्चे का पिता अगर भारतीय है तो बच्चा दुनिया में कहीं भी जन्म लेता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। ये 1955 में व्यवस्था की गई, लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि ये तो जेंडर के आधार पे भेदभाव है। अगर पिता को मान्यता मिल रही है तो माता को क्यों मान्यता नहीं मिल रही है? ये तो समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। माँ पक्ष को भी इसमें रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे 1992 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई। क्या जोड़ा गया? इसमें कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में होता है तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी यहाँ माता और पिता दोनों को समान कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। अगर माँ भारतीय है तब भी वो बच्चा अधिकारी है भारत का नागरिक बनने का, अगर पिता भारतीय है तो भी वह बच्चा अधिकारी है भारत का नागरिक बनने का। यहाँ माता और पिता दोनों को समानता का दर्जा दे दिया गया। तो ये संशोधन किया गया 1992 में। लेकिन इसमें एक और संशोधन होता है 2005 में। 2005 में संशोधन क्या हुआ? 2005 में कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है, विदेशी धरती पर होता है और उसके माता पिता भारतीय हैं तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि जिस देश में बच्चे का जन्म हुआ है उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में जन्म के 1 वर्ष के भीतर
पंजीकरण करा दिया जाए। यानी यहाँ 2005 में ये जोड़ा गया कि भारत सरकार को पता भी होना चाहिए कि हमारे देश का कोई नागरिक है और उसका बच्चा किसी दूसरे देश में जन्म लिया है, तो जिस देश में वो बच्चा जन्म लिया है उस देश में स्थित जो भारतीय दूतावास है, उस दूतावास में उस बच्चे का पंजीकरण करा दिया जाना चाहिए। अगर पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर हो गया तो उस बच्चे को भारत के नागरिकता के रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था रखी गई इस दूसरे वाले में। तो पहले वाले में जन्म के आधार पर नागरिकता और दूसरे में वंश के आधार पर नागरिकता। तो इसमें भी 2 संशोधन किए गए और इसमें भी 2 संशोधन किए गए। इसके माध्यम से ये व्यवस्था वर्तमान समय में चल रही है। यानी भारतीय माता पिता का बच्चा दुनिया के किसी भी देश में जन्म ले, अगर माँ बाप भारतीय हैं तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। कंडीशन केवल इतना ही है कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर उस बच्चे का पंजीकरण कराना पड़ेगा उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में। तो ये हो गया है आपका वंश के आधार पे नागरिकता। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या है? तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे प्राप्त होगी इसके बारे में समझिए। इसके 2 खंड हैं, 2 तरह के लोगों को इसमें नागरिकता देने की बात की गई है। चलिए इसको हम ऊपर नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, ये तीसरा तरीका बताया गया है इस अधिनियम में नागरिकता देने का। और इसमें 2 खंड हैं, दोनों खंडों को हम लोग देख लेते हैं। इसका जो पहला खंड है ये है भारतीय मूल के लोग। ऐसे लोगों को नागरिकता देने का प्राविधान इसमें किया गया है जो भारतीय मूल के रहे हैं। भारतीय मूल का मतलब क्या है? मतलब ऐसे लोग जो भारत के नागरिक थे लेकिन किसी कारणवश भारत की नागरिकता छोड़ दिए और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, लेकिन बाद में फिर से वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो नागरिकता देने का प्राविधान है वो इस खंड में किया गया। जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई विद्यार्थी है, वो अमेरिका में चला गया पढ़ने के लिए, अमेरिका में पढ़ाई किया, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वहीं पर उसको अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो भारत लौटा ही नहीं, वहीं पर वो सेटल्ड हो गया, अपना परिवार बना लिया और वहां का नागरिक हो गया। लेकिन जब 60 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हुआ, अब उसको भारत की याद आ रही है। वो चाह रहा कि हमको भारत की नागरिकता फिर से मिल जाए, क्योंकि बाकी का परिवार तो उसका भारत में है। वो चाहता कि हमको भारत की नागरिकता फिर से मिल जाए। तो कैसे मिलेगी? क्योंकि वो तो भारत की नागरिकता छोड़ चुका है, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। तो ऐसे में उनको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इस खंड में वर्णित जो शर्तें हैं उस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। क्या कहा गया? कहा गया जो भारतीय मूल के लोग हैं ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है यदि वे 8 वर्षों में से 8 वर्षों में से कम 6 वर्ष और पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष लगातार भारत में निवास कर ले। तो ये शर्त लगाई गई इनके ऊपर कि जो लोग भारत के नागरिक थे, भारत की नागरिकता छोड़ दिए, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, दोबारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ही भारतीय मूल के लोग कहा जाता है। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है यदि वे 8 सालों में से कम 6 साल भारत में निवास करें लीगल तरीके से, और फिर रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद
1 साल लगातार भारत में निवास करें। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो टोटल कितना हो गया, 6 वर्ष और प्लस 1 वर्ष, यानी 7 वर्ष ऐसे लोगों को भारत में निवास करना होगा। अगर 7 वर्ष कोई भारत में निवास कर लेता है लीगल तरीके से और वो भारतीय मूल का है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये व्यवस्था रखी गई है इस तीसरे वाले खंड में। इस तीसरे खंड का जो दूसरा उपखंड है, ये तो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट जो है इसमें विवाह का वर्णन है। विवाह, तो आप जानते हैं आजकल विवाह भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। एक देश के नागरिक का विवाह दूसरे देश के नागरिक के साथ हो रहा है। तो मान लीजिए किसी भारतीय नागरिक का विवाह किसी दूसरे देश के नागरिक से हो गया, स्त्री या पुरुष से, तो वो दूसरे देश का जो नागरिक है उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवाह किया था सोनिया गांधी से, जो कि इटली की रहने वाली थी। तो इनकी पत्नी सोनिया गांधी थी, तो सोनिया गांधी को अधिकार हो गया कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो इस तरह के बहुत सारे विवाह होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अभी हाल ही में बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विवाह किया है। चाहे वो सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल ले लें, चाहे प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे लोगों ने विदेशों में विवाह किया है। तो विदेशों में जो उनकी पत्नी या उनके पति हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। अब उनको किन शर्तों की पूर्ति करनी होगी, तो यहाँ पे भी शर्तें वही है कि 6 साल और प्लस 1 वर्ष उनको भारत में निवास करना पड़ेगा। यही वाली शर्त यहाँ भी रखी गई है, यानी ऐसे लोगों को 8 वर्षों में से कम 6 वर्ष और 1 वर्ष लगातार भारत में निवास करना होगा। अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये है पंजीकरण के आधार पर प्रदान करने वाली नागरिकता। तो ये तीसरा तरीका बताया गया 1955 के अधिनियम में। अब आगे बढ़ेंगे, चौथे तरीके पे चलेंगे और देखते हैं चौथे तरीके में नागरिकता का क्या प्राविधान किया गया। इसका जो चौथा तरीका है ये कहता है देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण के आधार पर नागरिकता, ये किन लोगों को नागरिकता की देने की बात करता है। इसमें कहा गया कि ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से विदेशी हैं, जिनका भारत के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं रहा है, दुनिया का कोई नागरिक अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इस तरीके से वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इस तरीके में क्या उपबंध बताए गए हैं, तो इसमें कहा गया ऐसे लोगों को भारत में 14 वर्षों में से कम से कम 11 वर्ष और पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष लगातार भारत में निवास करना होगा। यानी टोटल कितना हो गया, 12 वर्ष। तो अगर कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी देश का नागरिक है, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इस तरीके से वो भारत की नागरिकता ले सकता है। यानी 14 वर्षों में से उसको 11 वर्ष भारत में रहना होगा। यानी बीच में वो आ जा सकता है, कहीं समस्या नहीं है, लेकिन 14 वर्ष में से 11 वर्ष उसको भारत में निवास करना पड़ेगा। और उसके बाद कराना होगा पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगले 1 वर्ष तक वो विदेश नहीं जा सकता। यानी 365 दिन लगातार उसको भारत में रहना होगा। अगर 1 वर्ष लगातार वो भारत में निवास कर लेता है तो उसका टोटल 12 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से अभी पाकिस्तान के एक सिंगर को भारत की नागरिकता मिली है, अदनान सामी को। इन्होंने लीगल तरीके से 12 वर्ष भारत में निवास किया और इस तरीके से इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो ये तरीका बताया गया है देशीकरण के
मामले में यानी नेशनलाइजेशन के आधार पर इनको नागरिकता दी जा सकती है। इसी में 2019 का सीएए लाया गया। 2019 का जो सीएए है इसी से रिलेटेड है। सीएए 2019 इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके एक नया क्लॉज इसमें जोड़ा गया और इस क्लॉज में कहा गया कि अगर कोई नागरिक पाकिस्तान का रहने वाला है, अफगानिस्तान का रहने वाला है या बांग्लादेश का रहने वाला है, तीन देशों का नाम इसमें रखा गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन तीन देशों का नागरिक है और वह गैर मुसलमान है, यानी वह मुस्लिम नहीं है बल्कि अन्य धर्म का धर्मावलंबी है। इसमें 6 धर्मों का नाम रखा गया है। वो हिंदू हो सकता है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई या पारसी। ये 6 धर्मों को मानने वाला है, इनमें से किसी भी धर्म को मानने वाला है और अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है। धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है। आप जानते हैं कि ये तीनों देश मुस्लिम कंट्रियां हैं और यहाँ पर गैर मुसलमानों को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। इसके आए दिन न्यूज आते रहते हैं। यहाँ धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है। तो यहाँ के जो गैर मुसलमान हैं वो अपना देश छोड़ करके भाग के दूसरे देश में जाते हैं। तो ये जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? एक ही देश है भारत जहाँ पे ये आ सकते हैं। तो ऐसे लोग जब भारत में आते हैं तो इनके पास ना तो पासपोर्ट होता है ना तो वीजा होता है, क्योंकि जान बचा के भागे हैं तो पासपोर्ट वीजा का इंतजार नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग किसी तरह से भारत में एंट्री कर गए तो सरकार ने कहा कि हम इनको नागरिकता प्रदान कर देंगे। मोदी सरकार जब आई तो वो सीएए 2019 लेके आ गई और इस देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता देने की बात की गई, इसमें संशोधन करके एक नया क्लॉज जोड़ दिया और कहा अगर इन मानकों को कोई पूरा करता है, इन तीन देशों का रहने वाला है, इन 6 धर्मों से संबंधित है और अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है, तो उसको हम भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे यदि वह भारत में 5 वर्ष तक निवास कर ले। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। जबकि सामान्य लोगों के लिए ये समय कितना है? सामान्य लोगों के लिए ये समय है 12 वर्ष। यहाँ समय रखा गया है केवल 5 वर्ष और ये 6 धर्म के लोगों को ये व्यवस्था दी गई है। इसीलिए इसका विरोध शुरू हो गया हमारे देश में। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा जब इन धर्मों को इसमें रखा गया है तो मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया? ये तो धर्म के आधार पे भेदभाव है। तो सरकार का तर्क था कि चूंकि तीनों देश मुस्लिम देश हैं तो धर्म के नाम पर इनके साथ कोई प्रताड़ना, कोई उत्पीड़न हो ही नहीं सकता, इनका धर्म परिवर्तन कराया नहीं जाएगा, इनके जान को खतरा नहीं है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें नहीं रखा गया है। जो गैर मुसलमान हैं और अपनी जान बचाने के लिए भारत में आते हैं तो ऐसे लोगों को हम भारत की नागरिकता दे देंगे। तो 2019 में यह संशोधन किया गया। इसका रूल्स नहीं बन पाया था। अभी सितंबर महीने में, सितंबर 2024 में इस सीएए 2019 का रूल्स बनाया गया है, नियम बनाए गए हैं और इसी नियम के आधार पर इन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी जो 6 धर्मों के हैं, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, जो भारत में आ चुके हैं और 5 वर्ष का समय पूरा कर लिया है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये व्यवस्था इसमें रखी गई है। इसी पे विवाद था और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है कि चूंकि इसका संबंध भारत के नागरिकों से है ही नहीं, ये इन तीन देशों के लोगों की बात करता है, इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये फेयर है,
इसको मान्यता दे दिया है। अब इसके आधार पर लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यही है चौथा, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। तो ये 4 तरीके हो गए। अब अंतिम तरीके पे चलेंगे हम लोग, और अंतिम जो 5वां तरीका बताया गया है इसको कहा जाता है अर्जित भूभाग पर नागरिकता। अर्जित भूभाग पर नागरिकता ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर भारत किसी भी भूभाग को, भूखंड को, किसी क्षेत्र को किसी भी माध्यम से भारत के साथ जोड़ लेता है, चाहे युद्ध के माध्यम से जोड़े, संधि समझौता के माध्यम से जोड़े, कोई एग्रीमेंट हो जाए, उपहार के रूप में कोई जमीन मिल जाए, उसको अगर भारत के साथ जोड़ता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनता होगी उसको भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यही कहा गया है इस 5वें खंड में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि भारत ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और श्रीलंका को जीत लिया, तो श्रीलंका अब भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो श्रीलंका में निवास करने वाली जो जनता है वो भी तो भारतीय हो जाएगी, तो उन्हीं को जो नागरिकता प्रदान की जाएगी इसी माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो यही है अर्जित भूभाग पर प्रदान की जाने वाली नागरिकता। तो बात क्लियर हो गई होगी। यही 5 तरीके बताए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में, और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन होते रहे हैं। तो ये 5 तरीके हमारे पूरे हो गए। अब आगे हमको देखना है कि नागरिकता का लोप कैसे होता है, नागरिकता जब्त कैसे होती है। इसको कहा जाता है नागरिकता परित्याग। नागरिकता परित्याग या इसी को नागरिकता लोप कहा जाता है। नागरिकता का लोप कैसे होगा, नागरिकता का परित्याग कैसे होगा, किसी की नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है भारत में? तो इसके 3-4 का तरीके बताए गए हैं। इसमें पहला तरीका है स्वतः नागरिकता का परित्याग करना। भारत का कोई भी नागरिक अगर भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तो वह नागरिकता अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। इसके लिए एक प्रार्थना पत्र देना होगा सरकार को, सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेगी और नागरिकता के रजिस्टर से उनका नाम हटा देगी, और इस तरह से उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो स्वतः कोई भी अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है। यद्यपि इसमें जो व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ रहा है अगर उसका बच्चा नाबालिग है तो उन बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब वो बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा तो पुनः भारत की नागरिकता की मांग कर सकता है और उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्राविधान है, तो अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है नागरिकता समाप्ति का। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेगा उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। एक तीसरा तरीका है दूसरे देश का पासपोर्ट धारण करने पर। दूसरे देश का पासपोर्ट धारण करने पर। पासपोर्ट उसी देश के नाम का बनता है जिस देश का वो रहने वाला होता है। तो अगर आपने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट धारण कर लिया है इसका मतलब आप उस देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये तीसरा तरीका है, इस आधार पे भी नागरिकता जब्त हो सकती है। और एक चौथा और अंतिम तरीका है जिसको कहा जाता है राजद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर।
राजद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, अगर किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए तो भारत सरकार ऐसे व्यक्ति की नागरिकता जब्त कर सकती है। और चूंकि ऐसे कंडीशन में अगर किसी पे राजद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो नागरिकता की कोई बात ही नहीं आएगी। लेकिन ये अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए तो उसकी नागरिकता जब्त की जा सकती है। तो ये 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत में नागरिकता समाप्त होती है। तो नागरिकता मिलेगी कैसे, इसके 5 तरीके बताए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर इसमें संशोधन किया गया, उसमें 1985, 1986, 1992, तो ये सारे संशोधन समय समय पे आवश्यकता अनुसार हुए हैं। उसमें जो 1985 वाला संशोधन है उस पर हमने चर्चा नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा का पूरा संबंध असम मामले से रहा है और असम में नागरिकता और घुसपैठ की एक बड़ी समस्या रही है। और इस विषय पर हमने एक क्लास अलग से बनाया हुआ है। करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें असम में घुसपैठ की समस्या, हेमंता सरकार की कार्रवाई के नाम से वो आपका लेक्चर बना हुआ है। तो जो लोग 1985 का संशोधन देखना चाहते हैं नागरिकता अधिनियम में, उस लेक्चर को जरूर एक बार देख लें। पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि असम में घुसपैठ का मामला क्या था और कैसे कैसे यहाँ पे कार्रवाई की गई और इन घुसपैठियों की पहचान करने के लिए अभी तक क्या क्या प्राविधान किए गए, क्या क्या एक्शन लिए गए, इन सब का वर्णन उस लेक्चर में है। तो जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो असम समस्या का लेक्चर जरूर देखेंगे। करंट अफेयर्स के सीरीज में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 1955 में जो नागरिकता का प्राविधान किया गया वो कुछ संशोधनों के साथ वर्तमान समय में भी लागू है। इसी के आधार पर वर्तमान समय में नागरिकता से संबंधित सारे प्राविधान चल रहे हैं। तो इस तरह से नागरिकता का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक मूल वर्णन था, उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। और यहाँ पे जो नागरिकता अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा, इस अधिनियम में जो प्राविधान किए गए इसका वर्णन आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से संविधान का भाग 2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आज का क्लास हमारा यही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान के भाग 3 को पढ़ेंगे और भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग है पूरे संविधान का। और इस भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है और भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है जनता के द्वारा। इन सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज इसी नोट के साथ हम लोग क्लास को कंप्लीट करेंगे। और हर बार की तरह सारे व्यूअर से एक ही अपील है कि अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।